एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी आई स्ले द गॉड्स का एपिसोड नंबर 5। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लिनक्यू के साथ नाइट वॉच की टीम ने एक स्कूल में जाकर स्नेक डीमन नंदा के डिसेंडेंट्स को खत्म कर दिया। हमने वहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर को भी देखा था जिसका नाम है यूचेन, और उसी की चालाकी की वजह से असली स्नेक डीमन नंदा बाहर आ गई थी। अब आ गई तो ओपनिंग सीन में हम लिनक्यू को देखते हैं जो कि डॉक्टर का कॉस्ट्यूम पहन के अपने असाइलम में बैठा हुआ था। उसके सामने जियोन एक पिंजरे में कैद थी और ये स्नेक डीमन नंदा के डिसेंडेंट है। लिनक्यू उसकी फियर के स्कोर को भी चेक कर सकता था। उससे कहता है कि मैं तुम्हारी सारी कहानी जानना चाहता हूँ, इसलिए जियोन ने उसे सच्चाई बताना शुरू कर दी। वो कहती है कि हम नंदा के डिसेंडेंट है और हमें बस इस दुनिया में छुप के रहना था, लेकिन फिर उन लोगों को तुम्हारे बारे में पता चला और उन्होंने हमें मिशन दिया कि हमें डिवाइन एजेंट यानी कि तुम्हें ढूंढना होगा। हम इतने भी ताकतवर नहीं है कि उन्हें मना कर पाए, इसीलिए हमारा स्नेक डीमन क्लैन इस मिशन के लिए राजी हो गया। लिनक्यू समझ गया था कि ये तो चर्च ऑफ एंशिएंट गॉड्स के लोगों के बारे में बात कर रही है। उन्होंने स्नेक डीमंस को लिनक्यू को ढूंढने का मिशन दिया था। जियोन बताती है कि चर्च ऑफ एंशिएंट गॉड्स को तुम्हारे बारे में कभी पता नहीं चलता, लेकिन तुम्हारी डिवाइन पावर्स एक्टिवेट हो गई जिसे हम सब ने विटनेस किया था। हमें पता था कि हम तुम्हारे एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमने प्लानिंग की कि हम तुम्हें स्कूल में बुलाकर वहीं पर ट्रैप कर लेंगे। लेकिन बाद में हमें पता चला कि तुम तो अपनी डिवाइन परसेप्शन का यूज करके हमें देख सकते हो। तुम्हारे नाइट वॉच की टीम ने तो हमारे स्नेक डीमंस का सफाया करना शुरू कर दिया था, इसीलिए ना चाहते हुए भी हमने तुम्हें मारने का फैसला लिया। जिस पर लिनक्यू कह रहा था हाँ, लेकिन तुम उसमें बुरी तरह से फेल हो गए। इनफैक्ट तुमने तो यूनफी के हाथों से भी मुझे मारने की कोशिश करी। यकीनन तुम्हारी प्लानिंग काफी ज्यादा बेकार थी। जिस पर स्नेक डीमन नंदा कह रही थी कि हमारी प्लानिंग बेकार नहीं बल्कि यूनफी की वजह से सारी गड़बड़ी हो गई। अगर वो अपना हाथ समय में आगे नहीं बढ़ाता तो उसके हाथ की जगह तुम्हारी गर्दन काटी जाती। यूनफी की वजह से ही तुम जिंदा बच गए। भले यूनफी मेरा डिसेंडेंट है, लेकिन वो सबसे अलग है। मैंने उसकी बॉडी को पजेस करने के बावजूद भी उसने अपनी पर्सनैलिटी को मेंटेन रखा। वैसे तो यूनफी की रियल पर्सनैलिटी नींद में होनी चाहिए थी, लेकिन जैसे ही मैं तुम पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ी उसी वक्त उसने अपनी बॉडी का कंट्रोल रीगेन करते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया ताकि तुम्हारी जान बच पाए। नाइट वॉच ने उसकी मेमोरीज को भी इरेज किया था, लेकिन उसकी मेमोरीज को इरेज नहीं किया जा सकता। उसने हमेशा तुम्हें बचाने की कोशिश की है। मुझे यूनफी की ऑनेस्टी पर प्राउड है। अब नंदा की सारी बातें सुनकर लिनक्यू सीधा यूनफी के पास चला जाता है जो कि काफी ज्यादा रो रहा था। अब लिनक्यू के सामने यूनफी का रिपोर्ट आ जाता है जिसमें लिखा था कि इस सोल को डिस्ट्रॉय करने का हक तुम्हारे पास है। अगर तुम चाहो तो उसे एक ही झटके में डिस्ट्रॉय कर सकते हो या फिर तुम इसे केयरटेकर बनाकर यहाँ पर रख सकते हो। इसकी ऑनेस्टी का परसेंटेज है 85%, जो कि काफी ज्यादा था। आमतौर पर कोई भी इतना ईमानदार नहीं होता, जो कि इनफी पजेस होने के बावजूद भी था। वो लिनक्यू को रोते हुए बता रहा था कि यहाँ पर सब कुछ फेक है, हम कभी रियल ह्यूमन थे ही नहीं। हमारे अंदर तो स्नेक डीमन नंदा थी, मेरी तो पूरी की पूरी फैमिली ही स्नेक डीमन की डिसेंडेंट है। जिस पर लिनक्यू कह रहा था हाँ, ये सब फेक है, लेकिन तुम रियल में एग्जिस्ट करते हो और तुमने मेरी काफी मदद की है। यूनफी बताता है कि मैं कभी तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। जिस पर लिनक्यू कहता है हाँ मैं जानता हूँ, और अब तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं, तुम उसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। एक तो ये है कि मैं तुम्हें वापस से उसी दुनिया में भेज सकता हूँ, या फिर दूसरा, लेकिन तभी यूनफी कह रहा था कि मैं उस दुनिया में वापस नहीं जाना चाहता। तो लिनक्यू कहता है ठीक है, मैं तुम्हें कुछ दिनों का वक्त और देता हूँ, थोड़ा सोच समझ कर डिसीजन लेना। अब वो ऐसे जा ही रहा था कि तभी यूनफी उससे पूछता है कि अगर तुम मेरी जगह पर होती तो क्या करते। लिनक्यू देखता है कि वो बंदा काफी ज्यादा रो रहा है और उसने कभी भी किसी को हर्ट नहीं किया था, इसलिए लिनक्यू डिसाइड करता है कि वो अपना फर्स्ट केयरटेकर चूज करेगा। अब लिनक्यू के सामने तुरंत एक पेपर और पेन आ जाता है जिसमें यूनफी के लिए केयरटेकर का कॉन्ट्रैक्ट था, जिसे लिनक्यू ने तुरंत ही साइन कर लिया। उसे यूनफी के साथ बिताया हुआ वक्त याद आ रहा था। लिनक्यू सोचता है कि भले यूनफी की बॉडी को स्नेक डीमन नंदा ने पजेस किया था, लेकिन अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं। यूनफी खुद की पहचान को ढूंढ सकता था, इसलिए वो बड़े ही स्टाइल के साथ उस पेन को यूनफी की तरफ थ्रो करता है, जिसे यूनफी ने होल्ड करते ही वो पेन ग्लो होने लगा। अब यूनफी ने भी बिना वक्त जाया करे तुरंत ही उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लिया। उसके ऐसा करते ही उस पेपर से निकलने वाली डिवाइन पावर सीधा यूनफी के अंदर चली गई, जिससे उसकी बॉडी हवा में फ्लोट करने लगी। उसके अंदर भी अब काफी सारी पावर्स आ चुकी थी। अब अगले सीन में हमें नाइट
नाइट गॉडेस दिखाई जाती है, जिससे मिलने के लिए लिनक्यू पहुंच चुका था। वो लिनक्यू को वहाँ देखकर काफी ज्यादा खुश हो गई। लिनक्यू कहते हैं, माँ मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ। वेल उसके साथ युनफी था। युनफी तुरंत ही खुश होकर उसे हाय बोल रहा था, लेकिन नाइट गॉडेस तो उसे घूर के देखने लगती है, जिससे युनफी भी थोड़ा सा डर गया। और फिर अचानक से नाइट गॉडेस अपनी जगह से उठ गई। वो सीधा भागते हुए जाकर युनफी के गले लग जाती है। उसे सुनसाई बोल के पुकार रही थी और रोते हुए कहने लगती कि फाइनली तुम अपनी दादी माँ से मिलने आ ही गए। ये सब सुनकर तो युनफी को काफी ज्यादा शॉक लग गया। वो कंफ्यूज होकर लिनक्यू की तरफ देखने लगता है। लिनक्यू उसे बता रहा था कि आज के बाद तुम्हारा यही काम है, तुम्हें मेरे पेशेंट और इस असाइलम का ख्याल रखना होगा। बेचारे युनफी को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो स्पेशली इस पेशेंट का ख्याल कैसे रखेगा। इधर नाइट गॉडेस देखती कि बच्चा उसे पहचान नहीं पा रहा, तो उसके मुंह पर प्यार से थप्पड़े मारकर उसे होश में लाने की कोशिश कर रही थी। वो कहती, सुन जाए मैं तुम्हारी ग्रैंड माँ हूँ, जब तुम छोटी थी तब मेरी ही गोद में रहा करते थे। इधर युनफी को लग रहा था कि अगर मैंने इसे ग्रैंड माँ नहीं बोला तो ऐसे ही मुझे टॉर्चर करेगी, इसलिए वो तुरंत ही खुश होकर सीधा उसके गले लग जाता है। वो कह रहा था, दादी माँ मैंने आपको बहुत मिस किया। नाइट गॉडेस कह रही थी कि देखो तो तुम कितने बड़े हो गए हो और तुम काफी ज्यादा मोटे भी हो। जिस पर युनफी कहता है, दादी माँ ये तो आपके बेटे की करामत है, अपने फादर की कुछ क्वालिटीज तो मुझ में आनी थी। इधर लिनक्यू से कंफ्यूज होकर गुड लक बोल रहा था। इधर नाइट गॉडेस युनफी से कह रही थी कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे यहाँ पर अकेले बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जिस पर युनफी कहते हैं, दादी माँ मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। ये सुनकर नाइट गॉडेस दोबारा से उसे अपने गले लगा लेती है। युनफी के साथ खुश होकर नाइट गॉडेस की मेंटल इलनेस में भी काफी ज्यादा सुधार हो गया। वो अब 23% क्योर हो चुकी थी, जिसे देखकर लिनक्यू भी खुश हो जाता है। और अब लिनक्यू एक लेटर को देखता है जिसमें यूचिन ने युनफी के बारे में सब कुछ बता दिया था। साथ ही वो लिनक्यू की स्पेशल एबिलिटीज की भी तारीफ करता है। वो कह रहा था कि इस मिस्टीरियस दुनिया में अब मैंने भी कदम रख दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द ही हमारी मुलाकात होगी। अब अगले सीन में हम देखते कि लिनक्यू अपने टीम लीडर को बता रहा था कि स्नेक डीमन नंदा का जो भी मैटर हुआ उसमें चर्च ऑफ एंशिएंट गॉड्स का हाथ था। ये सुनकर टीम लीडर भी थोड़ा सा हैरान हो गए। तभी मैक्सिम उन्हें आकर बता देता है कि स्कूल में सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, सभी स्टूडेंट की मेमोरीज को इरेज कर दिया और अब यहाँ पर स्नेक डीमन का कोई नामो निशान नहीं। मगर यहाँ बस एक प्रॉब्लम है, दरअसल स्नेक डीमन नंदा का सिर गायब हो चुका है। वही दूसरी तरफ हम एक ओल्ड लेडी को देखते हैं। इसी के घर में यूचेन रहा करता था। वो देखती कि यूचेन तो अपना सारा सामान लेके गायब है। साथ ही यूचेन ने उसके लिए एक नोट छोड़ी थी जिसमें वो लिखता है कि अब मैं यहाँ पर नहीं रह सकता, मैंने आपके किराए के पैसे यहीं पर रख दिए हैं। वो लेडी चेक करती है कि यूचेन ने तो उसके लिए ढेर सारे पैसे छोड़ दिए हैं। इतना ही नहीं, यूचेन ने उसके ग्रैंडसन को एक लैपटॉप भी खरीद के दिया था ताकि उसकी पढ़ाई में आसानी हो जाए। और अब हम यूचेन को देखते हैं जो कि अपना सारा सामान लेकर एक सीक्रेट जगह पर आ चुका था। वो जगह दिखने में किसी अंडरग्राउंड लैब जैसी नजर आ रही थी। हम देखते कि वहाँ पर रिसर्च के लिए कंप्यूटर्स रखे गए थे, साथ ही कई सारे बायोलॉजिकल सैंपल्स को भी ग्लास में भर के रखा हुआ था। और अब यूचेन तुरंत ही अपने बैग को ओपन करता है। उसमें स्नेक डीमन नंदा का कटा हुआ सिर था, तो यूचेन उसे असेस करने की तैयारी शुरू कर देता है। उसने अपने ग्लव्स पहन के नाइफ को निकाल लिया था और अब वो बड़े ही स्टाइल के साथ अपने नाइफ को घुमाते हुए नंदा के सिर को काटना शुरू कर देता है। वहाँ पर हम ढेर सारे चूहों को भी देख पाते हैं जिनको एक्सपेरिमेंट करने के लिए रखा गया था। इधर यूचेन ने बड़ी ही तेजी के साथ स्नेक डीमन नंदा के सिर के कई सारे टुकड़े कर दिए और अब वो उन सभी टुकड़ों को स्टडी करना शुरू कर देता है। वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। उसे नंदा के टिश्यूज को जोड़ते हुए एक खास स्ट्रक्चर मिल गया। उसे देखकर यूचेन एकदम साइको वाली हरकतें कर रहा था। अब वो तुरंत ही उस स्ट्रक्चर को हासिल करते हुए सीधा एक चूहे को दबोच लेता है, लेकिन यूचेन का एक्सपेरिमेंट हमें नहीं दिखाया गया। वही दूसरी तरफ हम लिनक्यू को देखते हैं जो कि अपने टीम लीडर के साथ प्रैक्टिस कर रहा था। वो कह रही थी, बच्चे तुम्हारी स्पीड अब पहले से काफी हद तक बढ़ चुकी है। जिस पर लिनक्यू तेवर दिखाते हुए कह रहा था कि ये तो बस शुरुआत है, अभी से मेरी तारीफें मत कीजिए। तो टीम लीडर भी बड़े ही स्टाइल के साथ अपनी सोड को घुमाते हुए सीधा लिनक्यू पर अटैक करने चले गए। लिनक्यू भी अपनी सोड की मदद से उनके अटैक को रोक लेता है और अब इन दोनों की तलवारबाजी शुरू हो गई। प्रैक्टिस करते वक्त टीम लीडर लिनक्यू से कह रहे थे कि तुम तो बहुत ही जल्दी जानवरों के पिक पर पहुंच चुके हो और उसी वक्त लिनक्यू की तलवार सीधा उनके आँख के पास से गुजर गई, जिससे जैसे तैसे बचते हुए टीम लीडर लिनक्यू को बता रहा था कि कुछ दिनों बाद ही तुम्हें नाइट वॉच की ट्रेनिंग कैंप में जाना होगा, वहाँ से तुम काफी कुछ सीख सकते हो। जिस पर लिनक्यू पूछ रहा था कि आप अचानक से मुझे ट्रेनिंग कैंप क्यों भेज रहे हो, मेरे ख्याल से इसके पीछे चर्च ऑफ द एंशिएंट गॉड्स है। तो टीम लीडर
कहता है कि तुम तो उन लोगों की फिक्र करना छोड़ दो, एंशिएंट चर्च ऑफ द गॉड्स को तो हम हैंडल कर लेंगे। दरअसल हर एक नाइट वॉच को इस ट्रेनिंग कैंप को अटेंड करना ही पड़ता है और तुम्हारे लिए भी ये सही रहेगा। शायद वहाँ जाकर तुम अपने कुछ नए दोस्त बना लो, और हाँ, वहाँ जाकर कुछ ऐसी हरकतें मत करना जिससे हमारी टीम बदनाम हो जाए। अच्छे से प्रैक्टिस करके हमारी टीम नंबर 136 का नाम रोशन कर दो। तो लिन क्यू गोल गोल स्पिन होते हुए सीधा उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो कह रहा था कि टीम लीडर आप बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। वहीं दूसरी तरफ हमें नाइट वॉच की सीनियर्स की मीटिंग दिखाई जाती है, जहाँ पर एक ऑफिसर सीनियर शाओपिंग को बता रहा था कि हम हर साल नाइट वॉच की ट्रेनिंग कैंप को ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि हमारे नाइट वॉच को हाई क्वालिटी की ट्रेनिंग मिले, उनकी लाइट कॉम्बैट स्किल में इम्प्रूवमेंट हो। हम इस ट्रेनिंग में कई सारे इक्विपमेंट का यूज करते हैं, मगर इस बार हमें उन टॉप नॉच फैसिलिटीज की जरूरत नहीं। बस हमें अपने न्यू जॉइनर्स की ट्रेनिंग लोकेशन को बदलना होगा। पहले जो शानजांग सिटी थी वो अब हमें कांगनान सिटी करनी होगी, वहीं पर हम अपने ट्रेनिंग कैंप को ऑर्गेनाइज करेंगे। इधर शॉपिंग उसकी बातें सुनते हुए अपनी सिगरेट जला लेता है, जिसके बाद वो बड़े स्टाइल के साथ स्मोक को रिलीज करते हुए कह रहा था कि वैसे तो इस मैटर में बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि ट्रेनिंग कैंप कहाँ रखना चाहिए इसका डिसीजन मैं नहीं लेता। जिसके बाद वो अपनी चेयर से उठ गया। इस बंदे ने तो फुल पैंट भी नहीं पहनी थी। वो पूछता है कि बताओ युवान, हमारी सीनियर अथॉरिटीज ने अचानक से ट्रेनिंग लोकेशन क्यों बदला? तुम काफी सारे न्यू जॉइनर्स को इस नए लोकेशन पर भेजना चाहते हो। अगर तुम चाहो तो मैं इस इन्फॉर्मेशन के बदले तुम्हें ढेर सारे पैसे दे सकता हूँ। मगर युवान तो उसकी बातों पर गुस्सा हो गया था। तभी शॉपिंग उससे कहता है कि युवान, तुम्हें मुझे कुछ न कुछ तो बताना होगा। इस बार जो लड़का ट्रेनिंग अटेंड करने वाला है वो कोई सिंपल बंदा नहीं, उसके ढेर सारे दुश्मनों से मारने की फिराक में है। वहीं दूसरी तरफ हम कुछ बंदों को देखते हैं जो नंगे पुंगे बैठकर पाइगो का गैम्बलिंग गेम खेल रहे थे। ये गेम काफी इंटेंस मोड पर आके रुक गया था। तभी हम बेली टूमिंग नाम के बंदे को देखते हैं जो अचानक से स्माइल करने लगा। दरअसल उसने ये गेम जीत लिया था। वो कह रहा था भाई लोग, अब तुम्हारा सारा सुप्रीम ट्रेजर मेरा होगा। ये सुनकर वो सभी लोग डिसअपॉइंट हो गए। उनमें से एक बंदा कह रहा था कि जरूर से यहाँ पर कोई गड़बड़ी है, हम तीनों दोपहर से ये गेम खेल रहे हैं, लेकिन हम में से एक ने भी एक सिंगल हैंड भी नहीं जीता। हमारे सारे कॉइन्स तो बेली टूमिंग ने लूट लिए हैं। जिस पर बेली हंसते हुए कह रहा था कि यार अब मैंने जानबूझ के तो ये सब नहीं किया, तुम्हारी किस्मत हद से ज्यादा खराब है और इसी वजह से तुम 1 रुपया भी जीत नहीं पाए। और तभी हम देखते कि वहाँ का डोर ओपन हो के वहाँ पर बॉडीगार्ड्स की लाइन लग चुकी थी। ये सभी लोग बेली टूमिंग को प्रोटेक्ट करते हैं। अब बेली के वहाँ से जाते ही वो लोग काफी ज्यादा डर गए थे। उन्हें लग रहा था कि अब हमें बुरी तरह से कुटा जाएगा। इधर बेली के बॉडीगार्ड्स भी बड़ी ही तेजी से उनकी तरफ आगे बढ़ते हैं और अब उन्होंने अपने कोट में हाथ डाल दिया, जो देखकर तो इन तीनों की और ज्यादा फट गई। उन्हें तो लग रहा था कि अब हमें गोलियों से भुना जाएगा, लेकिन होता तो उसका उल्टा है। दरअसल बेली टूमिंग के साथ पोकर खेलने की वजह से उसने इन लोगों को गोल्डन वॉच दी, जो कि बेली की तरफ से इन लोगों को कीमती तोहफा था। बेली वहाँ से जाते हुए कह रहा था कि इस बार के गेम के पॉइंट्स को याद रखो, मेरे वापस आने के बाद हम वहीं से शुरू करेंगे। दरअसल बेली टूमिंग बेली ग्रुप का यंग मास्टर है। वो अपने सर्वेंट से कह रहा था कि भला मुझे कांगनान जाने के लिए क्यों बताया जा रहा है, मैं तो कभी बीजिंग के बाहर गया ही नहीं। जिस पर वो सर्वेंट कह रहा था कि लॉर्ड, अगर आपको नहीं जाना तो बता दीजिए, मैं अभी नाइट वॉच की टीम को इन्फॉर्म करता हूँ। वेल, इसका मतलब ये था कि ये बंदा भी नाइट वॉच का नया मेंबर है। वो अपने सर्वेंट से कह रहा था कि नाइट वॉच को कुछ भी इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं, मैं कांगनान सिटी जाने के लिए तैयार हूँ। एटलीस्ट वहाँ जाकर मैं नए दोस्त बना पाऊंगा। जिसके बाद वो अपनी शानदार कार में बैठ जाता है। वो अपने सर्वेंट को बता रहा था कि एयरपोर्ट को इन्फॉर्म कर दो कि आज फ्लाइट मैं उड़ाने वाला हूँ। अब सीन शिफ्ट होकर हम एक लड़की को देखते हैं जिसे कुछ बदमाशों ने घेर लिया था। वो लड़की उन्हें अपनी तरफ आगे बढ़ता हुआ देखकर काफी ज्यादा डर जाती है। तो लड़की कह रही थी कि जाने मन, हमसे डरने की जरूरत नहीं, हम तो बस तुम्हारे साथ थोड़ा सा मजा करना चाहते हैं। अब एक बंदा उसके एकदम करीब जाने की कोशिश कर रहा था कि तभी उसके थोबड़े पर एक कैन आके हिट हो जाता है। वो कैन उसके चेहरे पर हिट होके दोबारा से वापस गिर गया था और तभी उसे क्रश करते हुए कुछ लोग आगे बढ़ते हैं। ये बदमाश लोग देखते हैं कि उनका साथी तो वहीं पर नॉकआउट हो चुका है, जिससे वो काफी ज्यादा डर गए थे। दरअसल वहाँ पर शेन किंग्जू अपने साथियों के साथ पहुंच चुका था। उन बदमाशों से पूछ रहा था, क्यों भाई लोग सैर पर निकले थे क्या? और अब शेन किंग्जू के लोगों ने उन बदमाशों की पिटाई करना शुरू कर दी। इधर शेन किंग्जू उस लड़की की बैग उठाकर उसे दे देता है। शेन किंग्जू के लोगों ने उन बदमाशों को पीट कर रस्सी से टांग दिया था। और वाकई हमारी सोसाइटी को ऐसे ही लोगों की जरूरत है जो कि लड़कियों के ऑनर की रिस्पेक्ट करे। अब उस बंदी के वहाँ से
जाने के बाद शन किंगजू अपने लोगों से कह रहा था कि मेरे यहाँ से जाने के बाद रूल्स में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, तुम में से कोई भी गलत काम नहीं करेगा। जिस पर उसके साथी कह रहे थे कि आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं किया जाएगा। और अब शन किंगजू अपने सामने देखता है, वहाँ पर सूट बूट पहने हुए लोगों की एक और गैंग खड़ी थी, जो कि बेसिकली शन किंगजू की गैंग के दुश्मन है। इधर शन किंगजू ने भी अपनी स्टिक को उठा लिया था और अब इन दोनों गैंग्स में खतरनाक फाइट शुरू हो गई। शन किंगजू अपनी सिटी में से बुराई का नाम और निशान मिटाना चाहता था। अब हमें पहाड़ों का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें एक और नए कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस किया गया। उसका नाम था चाओ युवान। एक मॉन्क आकर चाओ युवान को बताने लगती है कि तुम्हें अब जाना होगा। गाइस, मेरे ख्याल से ये सभी लोग लिनक्यू के साथ ट्रेनिंग को ज्वाइन करने वाले हैं। इधर चाओ युवान लावा से भरी हुई एक केव से बाहर निकलने लगता है। उस लावा में से ढेर सारी इवल हैंड्स बाहर निकलकर चाओ युवान को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चाओ युवान को रोकना आसान नहीं। वो मॉन्क बता रहा था कि किलिंग करना पाप है, साल्वेशन यानी कि मुक्ति ही तुम्हारी अचीवमेंट है। फायदा हो या नुकसान, तुम्हें दोनों में भी कंफर्टेबल रहना होगा। ये सारी टीचिंग देकर वो कह रहे थे कि चाओ युवान, तुम्हें एक बात याद रखनी होगी, तुम जल्द ही कांगनान सिटी जाने वाले हो। वहाँ तुम्हारी काफी नोबल लोगों के साथ मुलाकात होगी, तो उनके साथ रहकर अपने एडवांटेजेस पर फोकस करो। वो नोबल बंदा तुम्हारी सीन्स को इरेज करने में तुम्हारी मदद करेगा। साथ ही उसके साथ रहकर तुम्हारे अंदर कुछ पॉजिटिव चीजें भी आ सकती है। ये सब सुनकर चाओ युवान भी इस नए बंदे से मिलने के लिए बेताब था। वो अपने मास्टर से पूछ रहा था कि ये नोबल बंदा है कैसा, जिस पर वो बताती है कि वो बेइंतहा पावरफुल है। मेरे ख्याल से यहाँ पर वो लिनक्यू का जिक्र कर रहा था। तब चाओ युवान अपने मास्टर को ग्रीट करके कांगनान सिटी के लिए रवाना हो गया। अब अगले सीन में हमें चर्च ऑफ द एंशिएंट गॉड्स का लोकेशन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लोग लिनक्यू के फोटो को देख रहे थे। नाइट वॉच का सीनियर अपने बंदे पर गुस्सा कर रहा था। वो कहता है कि तुमने इस लड़के को नाइट वॉच के हाथ में क्यों जाने दिया। और तभी उस दूसरे बंदे की हुडी गायब होकर वो अपने असली फॉर्म में आ गया था। वो बड़े ही एटीट्यूड के साथ कहता है कि मुझे माफ कर दो, लिनक्यू जल्दी हमारे कब्जे में होगा। वही दूसरी तरफ नाइट वॉच की टीम लिनक्यू को लेकर किसी और लोकेशन पर जा रही थी। उन्होंने जोंग को कुछ डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने के लिए ऑफिस में भेज दिया था। जोंग पूछती है कि तुम आधी रात में इस ऑफिस छोड़ के क्यों भाग रहे हो, जिस पर वो लोग कहते हैं कि लिनक्यू की जान को खतरा है, हमें कुछ भी करके उसे प्रोटेक्ट करना होगा। अब तुम भी वहाँ से जल्दी निकलो। इधर जोंग ने जैसे ऑफिस का डोर ओपन किया, उसे समझ आ जाता है कि वहाँ पर किसी ने बॉम्ब सेटअप किया था और डोर के ओपन होते ही वो ट्रिगर होके ब्लास्ट हो गया। इस खतरनाक धमाके में नाइट वॉच का पूरा ऑफिस तबाह हो गया और उसी बिल्डिंग के नीचे हम चर्च ऑफ द एंशिएंट गॉड्स के एक बंदे को देखते हैं। इसी ने वहाँ पर बॉम्ब प्लांट किया था। वही दूसरी तरफ हम उसी चर्च ऑफ द एंशिएंट गॉड्स के लीडर को देखते हैं, जो कह रहा था कि हमसे पास्ट में कुछ गलतियाँ हुई है, लेकिन नाइट वॉच को डिस्ट्रॉय करके हम उन्हें सुधार देंगे। जिसके बाद हमें चर्च ऑफ द एंशिएंट गॉड्स के दो और मेंबर्स दिखाए जाते हैं। एक का नाम था लियांग और दूसरे का नाम था लीजा। वो दोनों भी एक दूसरे को देखकर आहे भर रहे थे, मानो इस सदियों से बिछड़े हुए हो। अभी दोनों तुरंत ही भागते हुए जाकर किस करने लगते हैं। वही दूसरी तरफ हम हान शाओयुन नाम के बंदे को देखते हैं। ये भी चर्च ऑफ द एंशिएंट गॉड्स का मेंबर है। दरअसल एंशिएंट चर्च ने अपने ढेर सारे मेंबर्स को बुला लिया ताकि ये सब मिलकर लिनक्यू को पकड़ पाए। दरअसल लिनक्यू के अंदर डिवाइन पावर्स है, तो उसे कैप्चर करना उतना ही मुश्किल होगा। इसीलिए चर्च ऑफ द एंशिएंट गॉड्स इस बार कोई गलती नहीं करने वाले। वही दूसरी तरफ नाइट वॉच का ऑफिस जल के राख हो गया था। वेल, जोंग के पास एंशिएंट रुइंस की पावर थी, जिस वजह से वो इस खतरनाक धमाके में भी सरवाइव कर पाई। वो अपनी टीम को बताती है कि मैं महफूज हूँ। अब जोंग नीचे रोड पर देखती है, वहाँ पर चर्च ऑफ द एंशिएंट गॉड्स का मेंबर खड़ा था। उसे देखते ही जोंग ने अपने स्पीयर को समन कर लिया। इधर वो बंदा भी अपनी बाहें फैलाकर उसे अटैक करने के लिए प्रोवोक कर रहा था, तो जोंग भी अपना स्पीयर लेके सीधा उस पे कूद जाती है, लेकिन समय रहते वो बंदा साइड में हट गया, जिससे जोंग का स्पीयर सीधा जमीन से हिट हो जाता है। अब जोंग और बंदा एक दूसरे के आमने सामने थे। इधर चर्च ऑफ द एंशिएंट गॉड्स का लीडर अपने सीनियर को बता रहा था कि हमने नाइट वॉच के साथ जंग की शुरुआत कर दी है, जिस पर उसका सीनियर कह रहा था कि वाकई इतने रिस्क उठाना जरूरी था, जिस पर वो लीडर तालियां बजाते हुए उनके सवाल को अप्रिशिएट कर रहा था। वो कहता है कि आपने बहुत ही सही सवाल पूछा। इस जंग के जरिए एक तो हम लिनक्यू को कैप्चर करेंगे या फिर उसे खत्म करेंगे। वही दूसरी तरफ लिनक्यू कांगनान सिटी पहुंच चुका था। यहीं के जीनान माउंटेन में उसकी ट्रेनिंग होने वाली थी। लिनक्यू भी इस ट्रेनिंग के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था। अब पता नहीं वो यहाँ पर दोस्त बनाएगा या दुश्मन। और इसी के साथ ये जबरदस्त एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। गाइज, आपको आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।